हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिशन जेआरएफ टेस्ट सीरीज नंबर 15 करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 14 पार्ट्स को देख लिया था। 14 टेस्ट सीरीज हमने लगा लिया है और आज की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो आईआर पर होगी। आईआर पर आज हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस पर हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट वाले होंगे और कुछ कथन कारण बेस क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम मिला करके देखेंगे और आने वाले जो अभी हम इसके बाद वाली जो वीडियो सीरीज में देखेंगे 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी आगे हम कर पाएंगे, उनमें कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर को या पूरे टॉपिक को हम 30 से 40 क्वेश्चन में समराइज कर दें। कैसे हम बेहतर क्वेश्चंस को इंक्लूड कर पाएं, वो चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। अभी तो फिलहाल हमने स्टार्टिंग के ही इसमें रियलिज्म और आइडियलिज्म या फिर थोड़ा सा उससे भी आगे बढ़ करके नव यथार्थवाद तक के हमने क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट सीरीज में ऐड किए हैं। वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्न में से किन विषयों को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे विषय हैं नीचे जो दिए गए हैं जिसको प्रमुख रूप से महत्व दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है वो राष्ट्रीय हित पर बल देता है। यथार्थवादी विचारक कहते हैं कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। यथार्थवाद जो है शक्ति के लिए संघर्ष को महत्वपूर्ण मानता है कि ये हमेशा शक्ति को अर्जित करने की बात करता है और कहता है कि राष्ट्र राज्य हमेशा संघर्ष में लिप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर राष्ट्र को शक्ति अर्जित करनी होती है, हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय हित होता है। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, बिल्कुल यथार्थवाद के दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख विषय माने जाते हैं। तो उपरोक्त तो सभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक आर गिवन इंपॉर्टेंस अंडर द रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो तीनों नेशनल इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, पावर भी है और स्ट्रगल भी। तीनों चीजें जो है वो रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यथार्थवाद के तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है आपका। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण, ध्यान रखना, आदर्शवादी दृष्टिकोण शांति और सहयोग को संघर्ष की तुलना में प्राथमिकता देता है। तो बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जहां भी आपको आदर्शवादी दृष्टिकोण दिखाई देगा वो हमेशा शांति और सहयोग पर ज्यादा बल देगा। ठीक है, संघर्ष पर वो बल नहीं देता। संघर्ष पर बल हमेशा यथार्थवादी देते हैं। ठीक है, यथार्थवादी देंगे। और वहीं पर शांति और सहयोग की बात कौन करता है, आदर्शवादी करते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कारण क्या है, कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण, इन्हीं अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद की विजय के रूप में देखा जाता है। इसीलिए जो है कह सकते हैं कि आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है शांति और सहयोग पर ज्यादा बल देता है। जिसका परिणाम क्या है, जिसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी यानी यूएनओ जैसी जो आप संस्थाएं देखते हैं वो किसका परिणाम है आज, वो आज आदर्शवाद का परिणाम देखने को मिलता है आपको। ठीक है, क्योंकि आदर्शवादी शांति और सहयोग के लिए विश्व में संस्थाओं के निर्माण पर बल देती हैं, जिससे कि संस्थाओं के माध्यम से या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से विश्व में शांति स्थापना संभव हो सके। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। स्टेटमेंट है, द रियलिस्टिक अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गिव्स प्रायोरिटी टू पीस एंड कॉपरेशन। तो बिल्कुल सही है। जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है ये हमेशा पीस एंड कॉपरेशन को प्रायोरिटी देता है ओवर द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये है, पीस एंड कॉपरेशन को ये प्रायोरिटी में रखता है। तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसका रखने का, कि रियलिज्म जो है पीस एंड कॉपरेशन पर फोकस ज्यादा करता है, जिसका रीजन, जिसका परिणाम क्या हुआ आगे चल के, परिणाम होता है कि यूएनओ जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट जो है लाइक यूएनओ इज अ कंसीडर्ड एज अ ट्रम्प ऑफ द आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जिसका परिणाम होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो हम आदर्शवाद या यूएनओ को जो देखते हैं वो आज आदर्शवाद के विजय का परिणाम है या उसकी जीत का परिणाम मान सकते हैं। ठीक है, तो कथन कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस हिसाब से आप चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पर कथन कारण में क्वेश्चन आपको डाउट होता है कि सर कथन सही है पर कारण सही है तो मैचिंग कैसे कर रहा है, तो वो चीजें अगर आप समझ जाएंगे, जैसे कथन पहला आपको आइडेंटिफाई करना है
कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि हाँ आदर्शवाद में सहयोग और संघर्ष, सहयोग और शांति पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ठीक है, बजाय संघर्ष की। तो जिसका परिणाम हम आज देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सहयोग पर ज़्यादा बल दिया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं जो आदर्शवाद के विजय के रूप में सामने आती हैं, ये क्या है, आदर्शवाद के विजय का परिणाम है, या विश्व राजनीति में आदर्शवाद का ये एक रिजल्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ कौन से विषय सत्य कथन के रूप में माने जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर पहला होना चाहिए, ये पहला हो गया आपका। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ कौन सा कथन यथार्थवाद के अनुसार सही है। तो यथार्थवाद मानव स्वभाव के स्वार्थी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यथार्थवादी कहते हैं कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, स्वार्थी होता है, और मानव अपने स्वभाव के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संचालित करता रहता है, ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को गतिशील बनाने वाला तत्व क्या है, राष्ट्र हित है या राष्ट्रीय हित है। ये भी क्या आदर्शवाद का, सॉरी, ये भी एक यथार्थवाद का मुख्य तत्व है या मुख्य विषय है। तो ठीक है, यथार्थवादी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, गतिशील क्यों है। गतिशील रहने का कारण क्या है कि देशों का अपना अपना राष्ट्रीय हित है, ठीक है। अगर देशों का राष्ट्रीय हित नहीं होगा, अगर राज्यों का राष्ट्रीय हित नहीं होगा, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है गतिशील नहीं हो पाएगी। यथार्थवादी दृष्टिकोण एक सिद्धांत के रूप में 1970 के दशक से प्रचलित हुआ है, तो गलत है, 1970 के दशक से नहीं। ये आप देखेंगे कौटिल्य के समय से भी, ठीक है, कौटिल्य, संजू, है ना, चाइनीज थिंकर हैं, इन सब के टाइम से ही यथार्थवाद का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कौटिल्य को देखेंगे, मैकियावेली को देखेंगे, ये सब क्या है, यथार्थवादी विचारक थे। तो ऐसा नहीं है कि यथार्थवाद जो है आज का या 1970 के दशक में प्रचलित हुआ है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 आपका सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रियलिस्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो रियलिज्म लिंक्स टू सेल्फिश एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन नेचर विद द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो बिल्कुल करेक्ट है। द डायनेमिक्स एलिमेंट ऑफ अ इंटरनेशनल रिलेशन विद द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट ही क्या होता है, किसी भी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डायनेमिक पोजीशन में रखता है या उसको गतिशील बनाए रखता है। तो रियलिस्टिक व्यू या रियलिस्ट व्यू एज अ थ्योरी हैज बीन वो सिंस 1970, तो नहीं, 1970 नहीं, ये बहुत पहले से, लगभग 320 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले से भी ये यथार्थवाद का प्रचलन है, रियलिज्म या रियलिस्टिक अप्रोच का प्रचलन जो है काफी लंबे समय से रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग घोषणा पत्र, ठीक है, ध्यान रखना, न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग घोषणा पत्र का संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसके साथ जोड़ा जाता है या किससे माना जाता है। तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से तो बिल्कुल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरणीय सिद्धांत से ये भी बिल्कुल गलत है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी सिद्धांत से ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, और मार्क्सवादी सिद्धांत से भी ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो न्यूयॉर्क रेड स्टॉक घोषणा पत्र जो है ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद का पक्षधर है, या नारीवादी राजनीति से इसको जोड़कर देखा जाता है। न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग मैनिफेस्टो इज रिलेटेड टू द फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर कुछ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तकों को आपको एज इट इज मैच कराना है, कौन सा पुस्तक किससे मैचिंग है, ठीक है। चलिए मैचिंग कराते हैं एक बार हम लोग। चलिए पहला है आपका इन डिफेंस ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, इन डिफेंस ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट जो है ये मार्गेंथाउ का है, हंस जे मार्गेंथाउ का। इनकी और भी पुस्तकें हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पूरा नाम याद रखना, द स्ट्रगल फॉर
पावर एंड पीस, है ना। मैं HP सेट का एग्जाम देने गया था लगभग आई थिंक 2018 या 2019, 2018 या 18 में आई थिंक, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन तो सबको याद कर लेते हैं, पर उसके आगे का जो उसका मेन जो कह सकते हैं कि टाइटल है पूरा, वो टाइटल आप लोग नहीं याद करते, तो टाइटल भी याद करिएगा, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इसका मार्गेंथाउ की पूरी पुस्तक का नाम है, ठीक है। इन डिफेंस ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट, ये जो है मार्गेंथाउ की बुक है। फिर आपका इंटरनेशनल सिस्टम इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बैरी बुजान की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ अ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, तो गेम थ्योरी से जॉन वॉन न्यूमैन जुड़े हुए हैं, आप ऐसे भी गेस लगा करके सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें मार्गेंथाउ ने जिसमें मार्टिन कैपलान ने व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताया है, ठीक है। सिस्टम थियरी के बारे में इन्होंने बताया है, व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बुक्स आप याद करके जाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारी बुक्स एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और बार बार इनकी पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यहाँ नहीं तो BPSC में, BPSC नहीं तो RPSC में, कहीं ना कहीं तो एग्जाम में ये पूछी जाती रहती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ध्यान रखना, कथन कारण वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद के अंतर्गत केनेथ वॉल्टज का तर्क है, यह तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता में राष्ट्र राज्य अपनी सहायता स्वयं करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि नव यथार्थवादी विचारक हैं केनेथ वॉल्टज, ठीक है। केनेथ वॉल्टज नव यथार्थवादी विचारक हैं और इन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजक व्यवस्था क्यों होती है, अराजकता क्यों फैलती है। तो इन्होंने बताया कि किसी व्यवस्थित संरचना का न होना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना ही कैसी है, अराजकतापूर्ण संरचना है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता व्याप्त है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल नव यथार्थवाद से सही है। अब रीजन देखते हैं। केनेथ वॉल्टज के द्वारा द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट नामक पुस्तक को लिखा गया है, तो गलत है, ये केनेथ वॉल्टज ने नहीं लिखा है। द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट जो पुस्तक लिखी है ये केनेथ गैलब्रिथ ने लिखा है, केनेथ गैलब्रिथ, केनेथ गैलब्रिथ ने लिखा है, ठीक है। राइटिंग्स मेरी समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं आ रही तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस हिसाब से कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। स्टेटमेंट है आपका, अंडर न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वॉल्टज आर्ग्यूज दैट नेशन स्टेट ट्राई टू हेल्प देमसेल्फ इन द अनार्की ऑफ अ इंटरनेशनल सिस्टम, तो बिल्कुल सही है। द बुक टाइटल न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ये केनेथ गैलब्रिथ, आपको बताया अभी मैंने, केनेथ गैलब्रिथ की बुक है ये, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर कथन कारण वाले क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में फ्लो में गलतियां करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर कूट दे रखा है इनको नीचे, ठीक है। मार्गेंथाउ द्वारा यथार्थवाद में राष्ट्र राज्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। यथार्थवाद में राष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय हित, शक्ति संघर्ष, शक्ति पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो मार्गेंथाउ ने भी राष्ट्र राज्यों को ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। तो यथार्थवाद का मार्गेंथाउ का जो मेन लक्षण है, तो इन सारी चीजों के बारे में ये कथन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। मार्गेंथाउ द्वारा समायोजन द्वारा शांति के 4 नियमों को प्रस्तुत किया गया है, तो ये गलत है, ठीक है। मार्गेंथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को लेकर 6 सिद्धांत विकसित किए हैं, 6 सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है, 6 सिद्धांत दिया है, 6 प्रिंसिपल है इनके। स्टेटमेंट है, मार्गेंथाउ हैज गिवन एटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द नेशन स्टेट इन अ रियलिज्म, तो बिल्कुल करेक्ट है। मार्गेंथाउ हैज प्रेजेंटेड 4 रूल्स, नहीं 6 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं, वो भी
यथार्थवाद के इन्होंने 6 प्रिंसिपल के बारे में बात की है। अब नीचे देख लेते हैं मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 नियम क्या हैं। ये कहते हैं कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में निहित होती है। ये कह रहे हैं कि मानव प्रकृति ही क्या करती है, राजनीति पर प्रभाव डालती है। यानी राजनीति पर जो भी प्रभाव पड़ता है उसका मेन जड़ कहाँ पे होती है, मानव स्वभाव में दिखाई पड़ेगी आपको। राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित ये करते हैं मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ कहते हैं राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। आज राष्ट्रीय हित कुछ और है, कल राष्ट्रीय हित कुछ और होगा, परसों राष्ट्रीय हित कुछ और होगा। तो राष्ट्रीय हित कभी भी स्थायी नहीं होता, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्थायी नहीं होता। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर मॉर्गेनथाउ का जो अगला नियम है चौथा, ये कह रहे हैं विवेक राजनीति का क्या है, उच्चतम मूल्य है। ठीक है, फिर पांचवा है मॉर्गेनथाउ का कि राष्ट्र की नैतिकता और सार्वभौमिक नैतिकता में क्या होता है, अंतर होता है। मॉर्गेनथाउ कहता है सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है, दिखावे के लिए होती है। ठीक है, जबकि राष्ट्र की नैतिकता मेन उद्देश्य है, सार्वभौमिक नैतिकता नहीं। एक राष्ट्र को, यथार्थवाद के अनुसार एक राष्ट्र को हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सार्वभौमिक नैतिकता में विश्वास करना चाहिए, ऐसा मॉर्गेनथाउ कहता है। फिर छठा प्रिंसिपल इसका है कि राजनीति का क्षेत्र जो है ये स्वायत्तता का क्षेत्र है, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉर्गेनथाउ हैज formulated 6 principles of a political realism which are as follows. All rules influencing politics have their roots in a human nature. National interest can be defined as a power. सेकंड है, थर्ड है national interest has no fixed meaning. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, कभी इसका फिक्स मीनिंग कोई नहीं होता है। ठीक है, conscience is the highest value in a politics. फिफ्थ नंबर है डिफरेंस बिटवीन नेशनल मोरालिटी एंड यूनिवर्सल मोरालिटी। तो मॉर्गेनथाउ कहता है कि नेशनल मोरालिटी अलग होती है और यूनिवर्सल मोरालिटी अलग होती है। दिखावे के लिए हम लोग यूनिवर्सल मोरालिटी को बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है जब नेशनल इंटरेस्ट की, तो हम अपने नेशनल मोरालिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन एम होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, 6 ऑप्शन आपका। ये 6 क्या है, इसके मेन प्रिंसिपल हैं। चलिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाँ, अब ऐसा नहीं होता कि मैं जो क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ एग्जाम में नहीं आया होगा, है ना, लेकिन मैंने इसमें PYQ कोई भी क्वेश्चन PYQ नहीं ऐड किया हूँ, और जो भी क्वेश्चन मैंने बनाया है बुक से बनाया है, क्वेश्चंस को बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाया हूँ। हाँ, वो बात अलग है यार कि बुक से आप पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेंगे बुक से ही बनेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जब मैं PYQ करवाऊंगा तो प्रॉपर आपको बता दूंगा कि PYQ आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, निम्न में से किस विचारक के द्वारा आदर्शवादियों को औपचारिक रूप से प्रकाश की संतान किसने कहा और यथार्थवादियों को किसने अंधकार की संतान कहा है, तो ये चीज बताना है आपको। तो ये करेक्ट ऑप्शन है राइनोल्ड नेबुर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर फॉर्मली नेम्ड द आइडियलिस्ट एज अ चिल्ड्रन ऑफ अ लाइट एंड द रियलिस्ट एज अ चिल्ड्रन ऑफ अ डार्कनेस, तो इसने बोला है रेनहाल्ड नाइबर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ता है, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी याद भी नहीं होते, हाँ अगर एक बार याद हो गए तो आप जल्दी भूलते भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ बुक्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, तो जिनको आपको मैच कराना है, तो कांट की बुक है परपेचुअल पीस, यह कह लें शाश्वत शांति, इसको हिंदी में कह लें तो यह कह लें चिरस्थायी शांति। शांति, ठीक है, जो भी आप समझ पाए शब्दों में। थ्यूसिडाइस की है ऑन द हिस्ट्री ऑफ अ पेलोपोनेशियन वॉर, थ्यूसिडाइस की है। ग्रोसियस की है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, तो ये आपको मैचिंग करा लेना है। एक में 3 आपका करेक्ट हो जाएगा और बी में आपका 2 हो जाएगा, ए में 3, बी में 2 एंड सी में 1। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं।
यह कथन किसका है कि यथार्थवाद ही स्वप्नलोकवाद की उछाल को ठीक कर सकता है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर विचार करने में शक्ति के केंद्रीय तत्व की अपेक्षा की है? किसने ऐसा बोला है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में जब आते हैं तो आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं लग पाता, ठीक है, तो आप गलती कर देते हैं। तो ई एच कार का ये स्टेटमेंट है। इनकी जो फेमस बुक है द 20 ईयर्स क्राइसिस, द 20 ईयर्स क्राइसिस इनकी बुक है, ठीक है। मार्गेंथाउ की आपको पता है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ठीक है। अभी आपने जस्ट पढ़ा रोनाल्ड नैबुर के बारे में, जिन्होंने आदर्शवादियों को क्या बोला है? इन्होंने आदर्शवाद को इन्होंने प्रकाश की संतान बोली, और यथार्थवाद को ये कहते हैं, यथार्थवाद को इन्होंने बोला ये अंधकार की संतान है, ठीक है। Who said that only realism can correct the rise of a utopianism which ignored the central element of a power in a considering international politics? तो ई एच कार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थिर और क्रांतिकारी मॉडल पर विचार करते हुए, ठीक है, राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थिर और क्रांतिकारी मॉडल पर विचार करते हुए किसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में विचारधाराओं की भूमिका को नकारा है? ठीक है, किसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में विचारधारा की भूमिका को नकारा है और पश्चिम के सैनिक संगठनों का समर्थन किया है? ठीक है, तो किसने किया है? हेनरी किसिंजर ने। ये अमेरिकी विदेश मंत्री रह चुके हैं, विदेश सचिव या विदेश मंत्री, हेनरी किसिंजर, ठीक है। ई एच कार 20 ईयर्स क्राइसिस, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। जॉर्ज एफ कैनन, इनके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा थोड़ा सा, है ना। आपको ये टास्क देता हूं जॉर्ज एफ कैनन के बारे में, है ना। कुछ इनके स्टेटमेंट्स हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टेटमेंट्स तब वहां पर सारी चीजें आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। फिलहाल अभी के लिए आप क्या कीजिएगा कि एक बार जॉर्ज एफ कैनन को विकीपीडिया जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपको कुछ जरूर चीजें अच्छे इसमें मिल जाएंगी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। हु रिजेक्टेड द रोल ऑफ आइडियोलॉजीज इन द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड द सपोर्टेड द military alliance of a West considering static and a revolutionary model of a national order? तो हेनरी किसिंजर इज द करेक्ट ऑप्शन। मार्गेंथाउ की यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति आत्मनिष्ठ नियमों के द्वारा संचालित होती है। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल गलत है। मार्गेंथाउ का यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तता में विश्वास करता है। तो बिल्कुल है, ये छठा प्रिंसिपल है, तो ये बिल्कुल सही है। ए सही है और कथन सही है, सॉरी कथन गलत है और कारण सही है, ठीक है। कथन गलत है परंतु कारण क्या है? सही है। अकॉर्डिंग टू मार्गेंथाउज रियलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय द सब्जेक्टिव रूल्स। तो गलत है। मार्गेंथाउज रियलिज्म बिलीव्स इन द ऑटोनॉमी ऑफ अ पॉलिटिकल स्फीयर्स। तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों में से सही कथन का पहचान करना है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव उदारवाद को उदारवादी संस्थावाद का नाम भी दिया जाता है। तो आज हम जो उदारवादी संस्थावाद के बारे में पढ़ते हैं, तो ये नव उदारवाद का ही क्या है, इसका अलग नाम है, ठीक है। इसको हम नव उदारवाद भी कह सकते हैं, नव संस्थावाद भी कह सकते हैं, तो दोनों नाम से इसको हम पुकारते हैं या जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। नव यथार्थवाद को हम उदारवादी संस्थावाद भी कहते हैं, नव यथार्थवाद को हम संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, इन नामों को आप ध्यान रखिएगा। नव उदारवाद के समर्थकों में कोहेन आते हैं, जोसेफ नाई आते हैं, है ना। जोसेफ नाई ने एक सॉफ्ट पावर बुक भी लिखी, है ना। जब हम बात करेंगे आगे, जब शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो शक्ति में सॉफ्ट पावर क्या है, हार्ड पावर क्या है ना, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जॉन म्यूलर, ये सब क्या है,
ये सब ऐसे थिंकर्स हैं जो नव उदारवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, नव उदारवाद जो है भूमंडलीकरण और उदारीकरण का क्या करता है, समर्थन करता है। तो बिल्कुल सही है, इस हिसाब से चारों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो नव उदारवाद के ऊपर हो, चाहे वो नव संस्थावाद के ऊपर हो, है ना, शब्दों को घुमा दिया जाता है, चाहे वो नव संरचनावाद के ऊपर दे दिया जाए। तो यहां से आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और अपने नोट्स में जो चीजें आपको समझ में ना आई उनको जरूर ऐड कीजिएगा, और जितना हो सके आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सारे ऑप्शन क्या है, सही है। चूज द ट्रू स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग आइडियाज। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नियो लिबरलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नियो लिबरलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रक्चरल रियलिज्म। तो ये भी इसको बोला जाता है, इसका अलग अलग क्या है, नाम है। अमंग द थिंकर सपोर्टिंग नियो लिबरलिज्म, कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं जो न्यू लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं? कोहेन हैं, जोसेफ नाई हैं, जॉन मुलर हैं एंड द प्रोमिनेंट। ये सब क्या है, इसके समर्थक हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं। नियो लिबरलिज्म इज सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि उदारवाद और नव उदारवाद क्या करता है, वैश्वीकरण उदारीकरण को सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल सही है, इस हिसाब से चारों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इंग्लिश में ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको इंग्लिश में नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन ऐड करने से क्या होता है, जगह कम बचता है और फॉन्ट को छोटा करना पड़ता है, तो दिक्कत बढ़ती है। इस वजह से चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलिएगा। चलिए, डेविड वेल्डविन ने नव उदारवाद के कुछ लक्षण बताए हैं। निम्न में से कौन कौन से लक्षण जो है डेविड विल्ड के अनुसार नव उदारवाद के हैं? तो वाणिज्यिक उदारवाद लक्षण है इसका, गणतंत्रवाद भी लक्षण है, समाजवाद वैज्ञानिक उदारवाद, समाज वैज्ञानिक उदारवाद भी डेविड विल्ड ने नव उदारवाद के लक्षणों में शामिल किया है। उदारवादी संस्थानिकवाद को भी डेविड विल्ड ने नव उदारवाद के लक्षणों में शामिल किया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डेविड वेल्डविन has described some characteristics of a neo-liberalism. Which of the following are included in it? तो commercial liberalism, republican liberalism, social scientific liberalism and liberal institutionalism। तो सभी ऑप्शन क्या है आपके सही हैं, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, all of the above। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। नव उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता होते हुए भी राज्यों को सहयोगपूर्ण होने के विषय कैदियों की दुविधा जैसे विवेकशील विकल्प के रूप में देखने का प्रयास ये करते हैं। अब देखिए, नव उदारवादी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि नव उदारवादी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता को देखते हुए भी राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, फिर भी ये अपने आप को क्या करते हैं, कैदी की दुविधा के रूप में भी देखते हैं। यानी कि नव उदारवादी हमेशा सतर्क रहते हैं कि कहीं ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि दूसरा राष्ट्र हमारे ऊपर अटैक करे, है ना। कैदी की दुविधा मॉडल में क्या होता है, प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल में ये होता है कि अगला कैदी दूसरे कैदी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता और दूसरा कैदी भी अगले कैदी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तो इसीलिए दोनों कैदियों को जब जेलर अलग अलग रख करके उनसे विचार विमर्श या पूछताछ करता है तो सही चीजें सामने आती हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, प्रिजनर्स डायलेमा, चूजा मॉडल, है ना, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जब हम उनको पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो नव उदारवादी कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता होते हुए भी राज्यों के बीच सहयोग तो है, लेकिन नव उदारवादी फिर भी अपने आप को क्या रखते हैं, कैदी की दुविधा के रूप में या एक विवेकशील विकल्प के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है इसका? कारण है कि नव उदारवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य को विवेकशील अभिकर्ता मानता है। ठीक है, नव उदारवादी क्या कहता है, राष्ट्र राज्य क्या है, विवेकशील एजेंट है। ठीक है, रैशनल एजेंट है, ये रैशनल एजेंट है ये।
जो कि सापेक्ष संदर्भ में अपने हित और लाभ को अधिक बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस हिसाब से कथन कारण बिल्कुल सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो नव उदारवादी की अगर बात करें तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये अपने आप को क्या मानते हैं, विवेकशील अभिकर्ता या विवेकशील एजेंट के रूप में रखते हैं जितने भी उदारवादी राज्य हैं या नव उदारवादी राज्य हैं, और अपने लाभ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कैदी की दुविधा में हर कैदी अपने आप को क्या करता है, सुरक्षित रखना चाहता है, वैसे ही आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव उदारवाद का जो संदर्भ है, नव उदारवाद कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आज हर राष्ट्र अपने आप को क्या रखना चाह रहा है, अधिक से अधिक अपने हितों को पूरा करना चाह रहा है। ठीक है, तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। स्टेटमेंट है, नियो लिबरलिज्म ट्राइज टू सी द इश्यू ऑफ अ कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल चॉइस लाइक अ प्रिजनर्स डायलेमा डिस्पाइट द अनार्की ऑफ अ इंटरनेशनल सिस्टम। तो बिल्कुल सही है। रीजन है, रीजन जब आप पढ़ें तो बिकॉज लगा दें, बिकॉज लगाने से आपको सही चीजें पता चल जाती है। नियो लिबरलिज्म कंसीडर्स नेशन स्टेट एज अ रैशनल एजेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स who tries to maximize their the interest and the benefits of a relative context। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, रीजन असर्शन दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से नव यथार्थवाद के बारे में कौन कौन सा कथन सही है, सॉरी अधिक संगत है या सही है। ठीक है, देखिए इसमें आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हाँ ये एग्जाम में नहीं पूछा सकता है। सारे क्वेश्चन, हाँ मैंने ये गलती की है कि मैंने जितने भी 20 क्वेश्चन बनाए हैं सब वो यथार्थवाद पर हैं, या फिर वो आदर्शवाद पर हैं, या फिर वो नव यथार्थवाद पर हैं, या फिर वो नव उदारवाद पर हैं। ठीक है, मैंने 4 टॉपिक्स को उठाया है अभी, है ना। लेकिन अब मेरी गलती क्या हुई, मुझे 20 क्वेश्चंस में पूरे आईआर को कवर करना था, लेकिन अगर मैं कर तो देता, लेकिन आपको फिर यही क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन नव यथार्थवाद से, एक क्वेश्चन शक्ति संतुलन से, एक क्वेश्चन जो है आपको यूनो से देखने को मिल जाता। तो ऐसे ऐसे करके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं मिलता। मेरा उद्देश्य यही है कि जितना मैं पढ़ाऊँ आपको, जितना भी मैं एग्जाम तक पढ़ा पाऊंगा क्वेश्चन आंसर आपको, वो क्या है उतना आप अगर पढ़ के जाएंगे तो अगर उतने में से क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, है ना। कम से कम उतना तो तैयार करें। तो ये चीज थोड़ा सा देखिएगा। चलिए अब नव यथार्थवाद के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को अधिक महत्व देता है जो कि राज्यों के आचरण को निर्धारित करती है। तो नव यथार्थवादी जो है अंतरराष्ट्रीय संरचना पर ज्यादा बल देते हैं, और नव यथार्थवादी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता क्यों है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना ही कैसी है, कोई सार्वभौमिक संरचना नहीं है एक तो, और संरचना है भी जो वो अराजक स्थिति में है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, नव यथार्थवाद शक्ति के संतुलन को महत्व देता है, बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर आपका नव यथार्थवाद के अंतर्गत संरक्षक और आक्रामक यथार्थवाद का वर्गीकरण भी किया गया है। आक्रामक यथार्थवाद आप पढ़े होंगे, जॉन मर्शाइमर, जॉन मर्शाइमर आक्रामक यथार्थवादी हैं। ठीक है, इनकी बुक है द ट्रेजेडी ऑफ आई थिंक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इनकी बुक है ये। ठीक है, अब आप बताइएगा कि रक्षात्मक यथार्थवादी कौन है। रक्षात्मक यथार्थवादी, डिफेंसिव रियलिज्म। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज अ मोर कंसिस्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ अ न्यू लिबरलिज्म। तो न्यू रियलिज्म के ऊपर है। न्यू रियलिज्म गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ इंटरनेशनल सिस्टम विच डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट्स। तो बिल्कुल सही है, ये ज्यादा बल देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में स्ट्रक्चर के ऊपर, जो स्टेट्स के बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स में जो एनार्की फैलती है वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाना या सही तरीके से इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का ना होना भी क्या है, एक रीजन है। नियो रियलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस टू द बैलेंस ऑफ पावर, तो ये बैलेंस ऑफ पावर पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा तो वॉर और संघर्ष, क्लैश क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अंडर नियो रियलिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव, इसको कह सकते हैं डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म। ठीक है, ऑफेंसिव रियलिज्म से कौन जुड़ा हुआ है, मर्शाइमर है, जॉन मर्शाइमर। ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ अ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इनकी बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था उपागम में मार्टिन कैप्लान, ठीक है, मार्टिन कैप्लान ने इसके कितने प्रकार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत से जुड़ा हुआ थिंकर कौन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, तो मार्टिन कैप्लान है। वो बात अलग है कि व्यवस्था सिद्धांत सबसे पहले कहाँ आया, जीव विज्ञान में आया, फिर समाजशास्त्र में आया, फिर राजनीति विज्ञान में आया, है ना, फिर तुलनात्मक, जैसे जो भी सिस्टम है उसका हम वो व्यवस्था सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ निकला, कैसे निकला। समाजशास्त्र में टॉलकाट पार्सन ने क्या बोला, है ना, और जीव विज्ञान में आया, जीव विज्ञान में कैसे आगे बढ़ाई है। ठीक है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आया तो मार्टिन कैप्लान ने क्या क्या चीज़ें बताई। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को एक एक करके हम बहुत डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था उपागम है मार्टिन कैप्लान के द्वारा जो दिया गया है, उसमें 6 प्रिंसिपल हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन द सिस्टम प्रोसेस, इन द सिस्टम अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मार्टिन कैप्लान हैज प्रेजेंटेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, तो 6 टाइप्स को उन्होंने डिफाइन किया है, 6 टाइप्स के इन्होंने सिस्टम की बात की है। अब यहाँ पे कितने टाइप्स हैं वो आप देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था उपागम में मार्टिन कैप्लान ने 6 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रणालियों की पहचान की थी। पहले उन्होंने बताया ये क्रम से याद होना चाहिए, याद है तो कोई आप बहुत बड़े ईमानदार नहीं है, याद है तो क्रम से याद होना चाहिए। आपको उल्टे सीधा याद है तो उल्टा सीधा याद होने से कोई फायदा नहीं है। इन्होंने पहला बताया कि शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था इसी को बोलते हैं, ढीली द्विध्रुवीय व्यवस्था बोलते हैं। फिर आती है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, पदानुक्रमिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यूनिट वीटो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये क्या है, 6 आपको क्रमवाइज याद रखने चाहिए। और ये 6 क्रमवाइज हम जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत पढ़ेंगे तो इनके ऊपर एक एक करके हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनकी जो फेमस बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसी में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर जो व्यवस्था सिद्धांत दिया है, ठीक है, 1979 में ये लिखी गई थी पुस्तक। यहाँ पे 6 आप देख लीजिएगा, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, लूज बायोपोलर सिस्टम, रिजिड या टाइट बायोपोलर सिस्टम, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, हेरारिकियल इंटरनेशनल सिस्टम एंड यूनिट वीटो इंटरनेशनल सिस्टम। इनकी जो फेमस बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो 1979 में लिखी गई, जिससे आगे चल के केनेथ वॉल्ट ने न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक थ्योरी का इन्होंने क्या किया, इसी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण संस्थावादी और विधिवादी अध्ययन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर केंद्रित है ना। संस्थाओं पर कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो संस्था पर बल देता है और जो विधि व्यवस्था पर ज्यादा बल देता है, तो सीधी सी बात है ये आदर्शवादी दृष्टिकोण हो सकता है। ठीक है, आदर्शवाद का परिणाम ही क्या है, यूएनओ है ना। आदर्शवाद की विजय के रूप में हम यूएनओ को देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को हम आदर्शवाद की एक विजय या एक झलक के रूप में हम देख सकते हैं या, ठीक है, तो आदर्शवादी दृष्टिकोण आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन एफर्ट्स टू द प्रमोट इंस्टीट्यूशनल एंड लीगलिस्टिक स्टडीज, तो आइडियलिस्टिक अप्रोच आपका करेक्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 20वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के किस दृष्टिकोण के अंतर्गत अल्फ्रेड जीमन, फिलिप नोएल बेकर और जेम्स शॉर्टवेल के शोध कार्यों और अध्ययन कार्यों को जोड़ा जाता है, तो किसके कौन से ऐसे थिंकर हैं जो 20वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोणों में जिन्होंने शोध कार्य और अध्ययन कार्यों को किया, तो ऐसे कौन कौन से थिंकर्स हैं जिसमें आपको अल्फ्रेड जिमर्स, फिलिप नोएल बेकर और जेम्स शटल, ठीक है, तो इन्होंने किस फील्ड में काम किया
20वीं शताब्दी में। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन बताना पड़ेगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये विचारक जो हैं, ये चाहे आप अल्फ्रेड जिमर्स को देख लें, चाहे आप फिलिप नोएल बेकर को देख लें, चाहे आप जेम्स शॉर्टवेल को देख लें, तीनों थिंकर्स किससे जुड़े हुए हैं, तीनों आदर्शवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना इनको, आदर्शवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, आइडियलिस्टिक अप्रोच से ये तीनों थिंकर्स जुड़े हुए हैं, जो 20वीं शताब्दी में इन्होंने कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिसर्च वगैरह का काम किया। ठीक है, अंडर विच अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द 20th century the research work and studies of Alfred Zimmern and Philip Nobel Baker and James Shortwell are included in the idealistic approach। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन से बिंदु अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव उदारवादी और नव यथार्थवादियों के मध्य अंतर को प्रस्तुत करते हैं। तो अब कौन सा ऐसा बिंदु है, जो नीचे दोनों बिंदु दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा नव उदारवाद और कौन सा नव यथार्थवाद को रिप्रेजेंट करता है या दोनों के मध्य अंतर बताता है। नव उदारवादी सहयोग पर, तो नव यथार्थवादी शक्ति की खोज पर बल देते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो नव यथार्थवादी हैं वो शक्ति संतुलन, वो शक्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, शक्ति को अर्जित करने की बात करते हैं और युद्ध पर बल देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट आपका। दूसरा है, नव उदारवादी परस्पर सहयोग से सभी पक्षों को लाभ की बात करते हैं। नव उदारवाद का लक्ष्य क्या है कि विश्व में शांति स्थापना हो, ठीक है, और विश्व में सहयोग बढ़े। ठीक है, तो ये नव उदारवाद का लक्षण है। तो वहीं पर नव यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्र हित के लिए राज्य क्या करते हैं, बहुपक्षीय क्रियाओं के स्थान पर एक पक्षीय गतिविधि कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब नव यथार्थवाद के अनुसार उनका राष्ट्रीय हित क्या होता है, सर्वोपरि होता है, और राष्ट्र राज्य हमेशा शक्ति पर प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, और वो हमेशा बहुपक्षीय क्रियाओं के स्थान पर हमेशा, यह कह लें हमेशा तो नहीं, यह कह सकते हैं कि जब उनका राष्ट्रीय हित होता है तब वे बहुपक्षीय संस्थाओं को छोड़ करके एक पक्षीय संस्थाएं या एक पक्षीय एक्शन को, वन डायमेंशनल एक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन वहीं पर बात करें नव उदारवाद का, तो नव उदारवाद जो है बहुपक्षीय क्रियाओं के ऊपर बल देता है, और वहीं पर नव यथार्थवादी जो है एक पक्षीय क्रियाओं पर ये ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, Which one of the following points best represents the difference between neo-liberals and neo-realists in international politics? Neo-liberals emphasize on the cooperation, बिल्कुल सही है। जो neo-liberal thinkers हैं वो cooperation को फोकस करते हैं, जबकि बात करें तो neo-realist thinker जो हैं ये war and pursuit of a power की बात करते हैं। ठीक है, neo-liberal talks about the benefit of all parties through the म्यूचुअल कॉपरेशन। ठीक है, तो जो नियो लिबरल थिंकर हैं वो कहते हैं कि टॉक के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सभी को म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ क्या होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट भी होना चाहिए। जबकि वहीं पर नियो रियलिस्ट थिंकर क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट स्टेट कैन अंडरटेक द यूनिलिटरल एक्टिविटीज। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट यूनिलिटरल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है बजाय मल्टीलिटरल एक्शन की। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है इस हिसाब से, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही है, दोनों सही है, सी वाला नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, ध्यान रखिए, मैं सोचा कि सी में सही है, 1 और 2 दोनों क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैंने सोचा था कि सी में 1 और 2 होगा सही। ज्यादातर क्वेश्चन में ये होता है कि 1 और 2 सी में ही ज्यादातर सही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर डी में है ना, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से आपके आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे, चाहे आप डीएसएसबी के एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होंगे। ठीक है, खास करके अगर आप नेट के लिए बैठ रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम में। और ऐसे ही कुछ हम 20 क्वेश्चन को आगे भी लाएंगे, और 20 क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम का थोड़ा ईजी हो जाता है, और 30, 35, 40 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं खिंचता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।